हेलो दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग आगे के लिटरेरी टर्म्स को कवर करेंगे। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम के लिए। और नहीं भी अगर आपका एग्ज़ाम है तो मैं जैसे कि हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको उस पर कमांड होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे, लिटरेचर पे, ठीक है। और ग्रामर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उस पर भी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और 7 से 8 वीडियो मैं लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट पर बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर से वॉच करिएगा। बहुत हेल्पफुल है, बहुत लेंथी वीडियो नहीं है और आपको उसमें कंटेंट अच्छा मिलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी टर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में, हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं लिटरेचर के, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। राइटर में तो फिर भी डिवाइड किया हुआ है कि इस वाले पेपर में ये वाले राइटर है, प्रेस्क्राइब हैं इस तरह से, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, अभी हम लोग ने ए से स्टार्ट किया था तो हम लोग पी पे आ चुके हैं, ठीक है। और आज हमें पी से कवर करना है, यस। और अभी हम लोग को जेड तक जाना है, तो एकदम हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है। और सारे आपको इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं, सारी वीडियोस को वॉच करिएगा। एंड चैनल को अगर आपने फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एंड इस वीडियो को, सारी ही वीडियोस को जो आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो भी लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहा है वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ओके, शेयर करने का, लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने का आप आराम से कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है, ठीक है। आपका कुछ जा नहीं रहा है, उल्टा आपको मिल ही रहा है। ओके, तो बस हम लोग यही चाहते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। मेहनत लगती है भाई, देखिए, ठीक है। जो भी बनाता होगा उनको पता होगा, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है। एंड मैं एक मैरिड हूँ मैं, ठीक है। मुझे घर पे भी बहुत कुछ देखना है, अपनी हेल्थ भी देखनी है, घर को भी देखना है। उसके बाद भी बहुत ही मैं टाइम निकाल करके टाइपिंग करती हूँ, फिर मैं एडिटिंग करती हूँ, देन मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, ठीक है। उसके बाद भी कितनी सारी चीज़ें रहती हैं करने को, यस। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस, है ना। सपोर्ट की बहुत हर किसी को ज़रूरत होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का, लास्ट वीडियो का। जैसे कि मैं लिटरेरी टर्म्स कवर किए हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सारे टर्म्स की वीडियो मिल ही जाएगी, लेकिन आपको लिंक भी मिलता है उसमें, ठीक है। तो उस लिंक पे आप क्लिक करके मेरी नेक्स्ट वीडियो पे या फिर मेरी लास्ट वीडियो पे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड एक प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ है वो, उसमें 18 वीडियोज़ हैं, उसको ज़रूर वॉच करिएगा। और बिल्कुल सीरीज़ से मैंने उसमें पढ़ाया है, एकदम लाइन से देखिएगा उसको, तो सारी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना, एंग्लो सेक्शन से लेकर के मॉडर्न टाइम पीरियड तक जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारा कवर किया है। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ कंप्लीट कोर्स करके लिखा हुआ है, और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया आज, ठीक है। क्या करें, कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वरना आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो हमारा फ्रेंड्स टर्म है वो है पैरोनिम। एक मिनट, मैं पेन ले लेती हूँ। पैरोनिम, पैरोनिम का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स हैविंग, जल्दी चलेंगे क्योंकि आज टर्म थोड़े से ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। मैंने लैंग्वेज इतनी इजी यूज़ की है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग, ठीक है। ये कुछ होमोफोन्स की तरह ही होता है कि प्रोनाउंसिएशन में तो सेम है, जैसे कि होमोफोन्स होते हैं ना, एक होता है सीज, ठीक है, SIEGE, एक होता है सीज, SEIZE। तो सीज दोनों सीज ही प्रोनाउंस होते हैं, बट स्पेलिंग देखिए चेंज होता है और मीनिंग तो चेंज होता ही होता है। तो वही आपका पैरोनिम होता है कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन
स्पेलिंग में एंड मीनिंग में वो वर्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसको हम बोलते हैं पैरोनिम। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, पैथेटिक फॉलेसी क्या होता है। सबसे पहले पैथेटिक फॉलेसी को कॉइन करा है जॉन रस्किन ने, ठीक है, ये ऊपर होना चाहिए था बट ये मैंने नीचे लिख दिया है। पैथेटिक फॉलेसी को कॉइन करा है जॉन रस्किन ने। ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है दैट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मीन्स होता है गुण या विशेषता, ठीक है, दैट एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड इमोशंस, जो एट्रीब्यूट करता है, विशेषताओं को बताता है, विशेषताओं के बारे में व्याख्या करता है ह्यूमन क्वालिटीज़ की एंड इमोशंस की, टू इनएनिमेट मतलब निर्जीव चीज़ों में भी ह्यूमन क्वालिटीज़ को दिखाना, ह्यूमन क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट करना, ये पैथेटिक फॉलेसी होता है। देखा जाए तो कुछ कुछ ये कौन सा वो है, पर्सोनिफिकेशन की तरह हम कह सकते हैं होता है, ठीक है। इमोशन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, है ना, उन चीज़ों में भी, इनएनिमेट चीज़ों में भी, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट करें, ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस ऑल्सो दैट इज़ कॉल्ड पैथेटिक फॉलेसी, ठीक है। तबीयत थोड़ी डाउन है इसलिए आपको शायद आवाज़ अजीब लगे, तबीयत डाउन है मेरी, ठीक है, तो कुछ लग रहा होगा, मैं बहुत बोल नहीं पा रही हूँ, लाउड नहीं बोल पा रही हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस को हम सर्कमलोकेशन कहते हैं, ठीक है। पेरीफ्रेस का मीन्स होता है घुमा फिरा के बात करना, बीट अबाउट द बुश करना, डायरेक्ट आप बात नहीं करते हो, ठीक है, एग्जैक्ट आप बात नहीं करते हो, जो पूछा जाता है उसका बीट अबाउट द बुश करके आंसर देते हो, मतलब कि घुमा फिरा के आंसर देते हो, उसी को हम सर्कमलोकेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम एक लिटरेचर के लैंग्वेज में बात करें तो उसको पेरीफ्रेसिस कहा जाता है, राउंड अबाउट स्पीच और फ्रेज, फ्रेज और स्पीच में घूमते रहना, राउंड राउंड गोल मोल बात करना। ओरिजिनेट हुआ है ये ग्रीक से और ग्रीक वर्ड पेरीफ्रेजाइन से, ये ध्यान रखिएगा, पेरीफ्रेजाइन, ठीक है, पेरीफ्रेजाइन को आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ड से ये क्या हुआ है इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा, पेरीफ्रेजाइन से निकला, जिसका मीन्स ही होता है टॉकिंग अराउंड, गोल मोल बात करना। क्लियर है? आगे चलें, बिल्कुल आगे चलते हैं, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन माने अगर हम एक तरीके से देखें तो अशिक्षित को फिलिस्टाइन कहते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ मटीरियल लुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये है कि जो अपने कल्चर को ना मानता हो, जो अपने कल्चर के प्रति उदासीन रहे, जो अपने कल्चर के प्रति बड़ा इनडिफरेंट हो, जिससे कोई मतलब ना हो अपने कल्चर से, मतलब वही एक अशिक्षित व्यक्ति। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो कल्चर के अकॉर्डिंग चलता है ना, वो उतना मटीरियल लुक में ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चलता है, शिक्षा लेता है, सही मैनर्स रखता है, अपने सही बात करता है, सही डायरेक्शन में चलता है, हम उसे कह सकते हैं ये एक शिक्षित व्यक्ति है, एक एजुकेटेड पर्सन है। फिलिस्टाइन मतलब जो मटीरियल लुक की तरफ भागता रहे, अपने कल्चर से विमुख हो जाए, उसको हम फिलिस्टाइन कहते हैं। और अगर हम हिंदी में इसका देखें तो अशिक्षित, इसको बोलते हैं फिलिस्टाइन को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लेजियरिज्म, ठीक है। जहाँ से भी आपको एग्जाम्पल मिल रहे हैं, एग्जाम्पल सेट करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें 10 इन्फॉर्मेशन है, और जितनी जगह आप जाएंगे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कहीं पे आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पे आपको उसकी डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। तो सारा सब कुछ एक जगह नहीं होता है, हम लोग अलग अलग बुक से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी में किसी तरीके से लिखा है, किसी में किसी तरीके से लिखा है, तो एग्ज़ाम में वो क्या पूछने वाला है, ताकि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। इसीलिए आप जहाँ से भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए और ये भी पढ़िए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ मेरा बताया ही पढ़िए, आप अपना भी स्टडी करते रहिए। जो भी बुक्स आपके पास हैं, जितनी लैंग्वेज में चीज़ों को देखेंगे, जितनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और एग्ज़ाम में आप सही आंसर को टिक करके आएंगे। इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान एक ही बुक से पढ़ता रहता है, ठीक है, वो एक ही लैंग्वेज को समझ पाता है। मतलब जो बात कहने का वे होता है ना, वो अलग अलग होता है। और जब हम हर तरीके से उसको पढ़े हुए होते हैं तो हमें हर तरीका समझ में आ जाता है कि अब एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लेगा, हमारा आंसर गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ाई इतनी करी है उसको लेकर के। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, कहीं से भी आपको कोई एग्जाम्पल मिले, जो जितना मैंने पढ़ाया है किसी भी टॉपिक का, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स मूवमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको भी आप देखते रहिए।
ये भी देखिए, इसी में और ऐड कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, इन्फॉर्मेशन बढ़िया हो जाएगी आपके पास, है ना। ये तरीका होता है नोट्स को बनाने का, ठीक है। ये एक तरीका होता है नोट्स बनाने का। ऐड करते रहिए, नॉलेज जितनी मिल रही है इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहिए, तो इससे क्या होगा, आपका एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा उस टॉपिक को लेकर के। ठीक है, समझ में आया? ठीक। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म का मतलब होता है एक लिटरेरी थेफ्ट। क्या होता है? लिटरेरी थेफ्ट को हम लोग प्लेजरिज्म बोलते हैं, मीन्स साहित्यिक चोरी। ठीक है, इसमें है यूज़ अनदर पर्सन्स थॉट एंड राइटिंग। ठीक है, किसी और पर्सन के थॉट और राइटिंग को चुराना। राइटिंग मतलब वही साहित्य जो लिखता है, आप उसको चुरा रहे हैं, तो उसको चुराना, उसकी राइटिंग को अपने में इंक्लूड कर देना, उसके स्टाइल को अपने में ले आना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म। आगे है पोएटेस्टर। पोएटेस्टर उन पोएट्स का ग्रुप था जो अनटैलेंटेड थे, बहाना मारते थे, वो टैलेंटेड नहीं, टैलेंटेड होने का बहाना करते थे। रेफर्स टू द अनटैलेंटेड प्रिटेंडर्स टू द पोइटिक आर्ट। पोइटिक आर्ट उनके अंदर है, ऐसा वो बहाना करते थे, हालांकि वो अनटैलेंटेड थे। इनको हम पोएटेस्टर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस। पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस में सीधी सी लाइन आती, कभी कभी लिबर्टीज़ विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। अब यहाँ पे आपको वो लिबर्टीज़ की जगह वो कुछ और दे देगा। अब ज़्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है पोएटिक जस्टिस का। लिबर्टीज़ विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री दैट अ पोएट एंजॉयज़। इसको बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लीजिए। ठीक है, पोइट्री में फैक्ट होना, लैंग्वेज में लिबर्टी होना, इसको हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोएटिक जस्टिस। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब होता है? पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सीधा सा याद रखना है, दिस टर्म रेफर्स हु इज़ टेलिंग द स्टोरी एंड हु इज़ नरेटिंग इट। आप सोचेंगे ये क्या मतलब है, लेकिन यही इसका मतलब है। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी अजीब लगा था। पॉइंट ऑफ व्यू में सीधे सा बस यही आता है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। पॉइंट ऑफ व्यू, हु इज़ टेलिंग द स्टोरी, नरेटिंग द स्टोरी। टेलिंग द स्टोरी, नरेटिंग द स्टोरी, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोलेटेरियन नॉवल। प्रोलेटेरियन नॉवल वो नॉवल होता है जहाँ पे बताया जाता है या हाईलाइट किया जाता है जो हमारा लोअर क्लास है, जो लोअर वर्ग के लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है हमारा। ठीक है, जो वर्किंग लोग हैं उनकी लाइफ को प्रेजेंट करना, उनकी लाइफ के बारे में बताना, उनके लाइफ में जो अगोनी है उसके बारे में उस पर प्रकाश डालना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोलेटेरियन नॉवल। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे की तरफ चले। प्रोलॉग। प्रोलॉग, एपिलॉग आपने पढ़ा होगा। जो एपिलॉग होता है वो एंड ऑफ द प्ले होता है, एंड जो प्रोलॉग होता है वो बिगिनिंग और स्टार्टिंग ऑफ द प्ले होता है। कोई भी आपका प्ले है उसमें अगर प्रोलॉग है तो वो प्रोलॉग आपको पूरे प्ले के बारे में एक स्टोरी बता देगा कि हाँ इसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, एक अंडरस्टैंडिंग बना देगा आपकी कि हाँ हमें इसमें ये कुछ पढ़ना है, इसमें ये बताया गया है, अच्छा इसमें इसकी बात हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोलॉग। ठीक है, और प्रोलॉग आया कहाँ से है? ये ग्रीक वर्ड प्रोलोगोस से आया है, जिसका मीन्स होता है बिफोर वर्ड, वर्ड के पहले कुछ कहा जाना। बिफोर वर्ड मतलब उस प्ले के पहले, उस शब्दों के पहले एक प्रोलॉग। ठीक है, जैसे कैंटरबरी टेल्स बाय जोफ्री चौसर, उसमें भी प्रोलॉग है। ठीक है, कितनी लाइंस का है याद नहीं आ रहा है अभी, कितनी लाइंस का है ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा देख के बताइएगा, कुछ लाइंस भी उसमें पूछी जाती हैं, उसमें इतनी लाइंस का प्रोलॉग है वो। ठीक है, तो कोई भी अगर प्ले शुरू हो रहा है उसके पहले जो लाइंस लिखी हैं वो उसके बैकग्राउंड के बारे में बता रही हैं, तो वो उसका प्रोलॉग है। और जो एपिलॉग होता है वो एंड ऑफ द प्ले होता है, वो एक तरीके से कंक्लूजन को बता देता है, वो उसका एपिलॉग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसोडी। प्रोसोडी होता है एक स्टडी, किस चीज़ की स्टडी? मीटर की स्टडी, इंटोनेशन की स्टडी। इंटोनेशन मतलब कि जो लय, रिदम, ताल है ना, एंड रिदम ऑफ अ पोएटिक वर्क।
किसी भी पोएटिक वर्क में मीटर इंटोनेशन की जो स्टडी होती है, देखिए इसकी भी स्टडी होती है, ठीक है। मीटर इंटोनेशन की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसोडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसोडी बोलते हैं, ठीक है। इसके आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्यूडोनेम तो पता ही होगा, जो फिक्टिशियस नेम होता है, ठीक है। जो फिक्टिशियस नेम होता है वो क्या होता है, स्यूडोनेम होता है, ठीक है। जैसे गॉल्सवर्दी का सूडोनेम क्या यूज़ करा था, जॉन सेंट जॉन, है ना, जॉन सेंट जॉन ही था ना गॉल्सवर्दी का। हाँ, तो ऐसे करके फिक्टिशियस नेम होता है। फिर जो उनका एक आइलैंड फेरिसेस आया है 1904 में, है ना, 1904 में जो आइलैंड फेरिसेस आया है उसमें उन्होंने अपना रियल नेम यूज़ करा है एंड इन्होंने फिक्टिशियस नेम सूडोनेम को अबैंडन कर दिया था, ठीक है। यस। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रेन की। रिफ्रेन क्या होता है, रिफ्रेन होता है रिपीटेड वर्ड, फ्रेज, लाइन और अ ग्रुप ऑफ लाइंस, ठीक है। कोई पोएम है, ठीक है, कोई पोएम है, उसमें वर्ड, फ्रेज, लाइन रिपीट हो रही है, ठीक है, रिपीट हो रही है, तो वो रिफ्रेन होता है, ठीक है। ऐसे आप समझिए जैसे कि गाना हम लोग सुनते हैं कोई भी, तो गाने में एक होता है मुखड़ा, फिर उसके दो या तीन अंतरे होते हैं, ठीक है। तो जो मुखड़ा होता है उस अंतरे के बाद वो मुखड़ा फिर रिपीट होता है, फिर दूसरा अंतरा होता है, फिर वो 2 लाइनें रिपीट होती हैं। कोई भी आप गाना सुन लो, भजन सुन लो, ऐसा होता है ना, तो उसी को रिफ्रेन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, वही रिफ्रेन होता है। कि जैसे कि आपने कुछ मुखड़ा गाया, फिर आपने अंतरा शुरू करा, देन आपने फिर उस मुखड़े की 2 लाइनें गाई, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रेन, ठीक है। या कोई भी वर्ड है, एक फ्रेज़ है, पूरी लाइन है, वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कि मैन मे कम एंड मैन मे गो। अब आ रहा है मैन मे कम, फिर आ रहा है मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो मैन मे कम एंड मैन मे गो, ये टेनिसन की लाइन है, ठीक है, टेनिसन की लाइन है ये। तो मैन में मैंने कहा ना वर्ड या फ्रेज रिपीट होगा, तो रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक, तो ये क्या है, रिफ्रेन होता है, ओके। नेक्स्ट है रेनेसा, ठीक है। रेनेसा के बारे में तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो मैंने बताया था, जो सीरीज़ है वो देखिए आप, उसमें रेनेसा भी पढ़ाया हुआ है। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि ये लिटरेरी टर्म में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं यहाँ पे कवर फिर से कर देती हूँ। वैसे अगर आपको लेंदी वे में पढ़ना है, और लेंदी वे में पढ़ना ही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि वो हिस्ट्री ही है पूरी, तो उसको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन्स होता है रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग, ठीक है, ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। आर्ट एंड लर्निंग का रिन्यूअल करना, एक तरीके से नवीनीकरण हो जाना, ठीक है, रिवाइवल करना। इटली में शुरू हुआ था ये, यहाँ पे ई आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 14th सेंचुरी बाय पेटॉर्क के द्वारा एंड स्टिमुलेटेड बाय द फॉल, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फॉल हुआ था, ठीक है, इन 1453, वहाँ से ये निकल करके आया है रेनेसा, उसके बाद से, ठीक है। इसको आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। इसके बाद है सटायर, ठीक है। सटायर क्या होता है, रिडिक्यूल समथिंग और समवन बट फॉर रिफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए सटायर का मीन्स होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई थिंग है या कोई पर्सन ही है, उसमें कुछ बुराइयां हैं, कुछ ईविल हैं उसमें, एंड आप उसे कंडेम करने लगे कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, और आपने उसका उपहास कर दिया, हंस दिए आपने, फ़न क्रिएट कर दिया वहाँ पे, बट रिफॉर्मेटिव वे में, बट इसलिए कि वो पर्सन या जो इंस्टीट्यूशन में ईविल है, पर्सन में ईविल है, किसी थिंग में ईविल है, वो क्या हो जाए, रिफॉर्म हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो सैटायर का मतलब हमेशा रिफॉर्मेटिव वे में होता है, कभी भी डेस्ट्रक्टिव वे में नहीं होता है, ठीक है। सैटायर हम लोग करते हैं ताकि उस इंस्टीट्यूशन में या उस पर्सन में जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी बुराइयां हैं, जो भी ईविल्स हैं, हम उससे दूर कर सकें। सैटायर हमेशा रिफॉर्मेटिव वे में होता है,
ठीक, कभी भी डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं होता है, भले ही रिडिक्यूल करना होता है उस पर्सन को, लेकिन रिफॉर्मेटिव वे में होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है सैटायर, जिसको हम लोग हिंदी में व्यंग बोलते हैं। ठीक है, व्यंग। ठीक है, इसके बाद है आपका सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी, असाइड भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स अगर जब आप सारे देखेंगे ना, जो मैंने ए से पढ़ाया था, तो ए से असाइड है उसमें। ठीक है, इट इज़ अ पॉपुलर डिवाइस यूज टू रिवील इनर मोस्ट फीलिंग। कोई भी प्ले हो रहा है और उस प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है और स्टेज पे खड़े होकर के वो क्या कर रहा है, अपने इनर मोस्ट फीलिंग को बता रहा है, अपने इनर फीलिंग को बता रहा है। ठीक है, कि ऐसा वैसा। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, सोलिलोक्वी होती है। ठीक है, अकेले खड़ा बोल रहा है, वो क्या है, द वर्ड सोलिलोक्वी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलो, और ये जो वर्ड है सोलिलोक्वी, ये निकल के आया है सोलो से, जिसका मीन्स ही होता है टू हिमसेल्फ, खुद से बात किए जाना, खुद को बताया जाना कि ऐसा हुआ, अच्छा वैसा हुआ, उस समय पे मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो इसको हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अपने इनर मोस्ट फीलिंग को अकेले अकेले में बोलते रहना, वो आपका सोलिलोक्वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का मतलब होता है कि इट इज़ अ हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। हेलेनिस्टिक अगर हम बोलें तो यूनान से रिलेटेड, यूनानी मत का जो होता है। ठीक है, इट इज़ अ हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी डेवलप्ड बाय द ग्रीक फिलोसफर ज़ेनो ऑफ सिटियम। इसमें ज़ेनो ऑफ सिटियम को बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, ज़ेनो ऑफ सिटियम को बिल्कुल याद रखेंगे कि ये ग्रीक फिलोसफर ज़ेनो ऑफ सिटियम के द्वारा क्या हुआ, डेवलप हुआ। ठीक है, ज़ेनो ऑफ सिटियम द्वारा डेवलप हुआ था। ओके, अराउंड 300 BC। ठीक है, 300 BC के आसपास की बात है। विच टीचेस द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड ओवरकम द डिस्ट्रक्टिव इमोशंस विद क्लियर जजमेंट एंड इनर काम। समझिए, पहले मैं बताती हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। ये जो स्टोइसिज्म है, ठीक है, तो स्टोइसिज्म का मतलब होता है, सबसे पहले तो कहाँ से निकल के आया है, हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ये बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। ठीक है, एंड डेवलप हुआ है, एक तो इनका नाम याद रखेंगे, ज़ेनो ऑफ सिटियम का। ठीक है, ज़ेनो ऑफ सिटियम का नाम ध्यान रखेंगे। इसमें होता ये है, और 300 BC, ये तो आपको रटने वाली चीज़ें हो गई कि 300 BC के आसपास की बात है, और ज़ेनो ऑफ सिटियम, हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इतना याद कर लेंगे। अब स्टोइसिज्म का मतलब क्या होता है वो समझिए। जो आपको टीच करे उस डेवलपमेंट के बारे में, किस डेवलपमेंट के बारे में, सेल्फ कंट्रोल एंड ओवरकम, कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो। ठीक है, एंड ओवरकम, और आप ओवरकम कर पाएँ, जीत पाएँ द डिस्ट्रक्टिव इमोशन। उस डिस्ट्रक्टिव मतलब हानिकारक, विनाशक, जो बेकार के इमोशंस हैं जिससे विनाश हो सके। ठीक है, उस डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को क्या कर पाएँ आप, ओवरकम कर पाएँ विद क्लियर जजमेंट इन इनर काम। जब आप अंदर से काम होंगे, जब आपके मन में क्लैरिटी होगी, जब क्लियर जजमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है आप डिस्ट्रक्टिव इमोशन को ओवरकम कर पाएंगे। और जब डेवलपमेंट होगा सेल्फ कंट्रोल का, जब सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो इनर काम नहीं होगा, इनर काम नहीं होगा तो क्लियर जजमेंट नहीं आएगा आपके अंदर से, तो आप उन इमोशंस को जो डिस्ट्रक्टिव हैं, जो चीज़ें गलत हैं, उनको आप ओवरकम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका यही होता है स्टोइसिज्म। क्या होता है ये स्टोइसिज्म, इसी को हम बोलते हैं। समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, हाँ,
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आप लोग भी सोच रहे होंगे आज कितने सारे लिटरेरी टर्म्स मैं लेकर आ गई हूँ। मैंने सोचा कवर ही कर डालो, काफ़ी दिन से चल रहा है और अभी भी थोड़े से रह गए हैं। आई थिंक एक वीडियो बस और बनेगी इसकी, फिर आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छी बात है, सब कवर हो जाने चाहिए। तो इसका टॉपिक ही ख़त्म, अब इसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी आपको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप इसमें ऐड करते चलिए, आपका बढ़िया सा नोट्स बन जाएगा लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट का, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस that describe the flow of thoughts in the mind of the character। कैरेक्टर के माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, जो फ्लो ऑफ थॉट चल रहा है, थॉट्स का फ्लो चल रहा है, उसको डिस्क्राइब करना वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। द टर्म क्वाइंड अ साइकोलॉजिस्ट, इस टर्म को क्वाइन किया था, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स का नाम याद रखिएगा, मुझे इसे हाईलाइट करना चाहिए था, आप लोग देख लीजिएगा विलियम जेम्स, इसको आप लोग अलग से हाईलाइट करें। द टर्म क्वाइंड अ साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी बुक का नाम है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को क्वाइन किसने करा? विलियम जेम्स ने करा। कौन सी बुक में करा? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में करा। और इसको यूज़ किसने करा? जेम्स जॉयस ने इसको सक्सेसफुली यूज़ किया है, एम्प्लॉय करा है अपने नैरेटिव मोड में, अपने नावल में यूलिसिस में। यूलिसिस जेम्स जॉयस का एक नावल है एंड उस नावल में, ठीक है, देखिए जो यूलिसिस है वो टेनिसन की पोएम है, लेकिन नावल यूलिसिस किसका है? जेम्स जॉयस का है। पहले तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए, वो पोएम है जो टेनिसन ने लिखी है, आई थिंक ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंतर्गत आती है। और जो जेम्स जॉयस ने लिखा है ये वाला, ठीक है, ये एक नावल है। क्लियर है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को दिया तो विलियम जेम्स ने था, पर यूज़ कहते हैं कि सबसे पहले जेम्स जॉयस ने सक्सेसफुली इन्होंने ही एम्प्लॉय करा है यूलिसिस में। और मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो फ्लो आ रहा है थॉट्स का, बिल्कुल फ्लो के संग बताए जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं, कहीं पॉज नहीं ले रहे हैं, फ्लो ऑफ थॉट्स, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, यस, आगे चलते हैं। साइनेस्थेसिया क्या होता है? साइनेस्थेसिया का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्क, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मैनर्स कुछ इस तरह से हैं कि वो अपील कर रहे हैं कि आप मोर देन वन, एक से ज़्यादा सेंस का भी आप उसमें यूज़ करें, जैसे कि हियरिंग हो गया, सीइंग हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि जो डिवाइन कॉमेडी है दांते का, तो वहाँ पे जो सेंसरी यूज़ हुआ है, साइनेस्थेसिया जो वहाँ पे यूज़ हुआ है वो विज़न का यूज़ हुआ है, सीइंग वाला यूज़ हुआ है, सीइंग वाला, ठीक है। तो ऐसा है, कुछ ऐसे वर्क्स हैं जहाँ पे आपको अपने सेंसरी का यूज़ वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो वही है साइनेस्थेसिया, ठीक है, जहाँ पे हम मोर देन वन सेंस का यूज़ कर रहे हैं उस वर्क को पढ़ने के लिए, उस वर्क को समझने के लिए, उस आइडिया को, उस प्लेस को, उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो आपका साइनेस्थेसिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बस लास्ट नहीं, 3 रह गए हैं, ठीक है। टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज़ टॉटोलॉजी? देखिए, टॉटोलॉजी का मतलब होता है सुपरफ्लाउस रेपिटेशन कहते हैं इसको, ऑफ द सेम सेंस इन डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि आई विल मीट यू 12 o'clock, आई विल मीट यू एट 12 o'clock। ये तो एक सीधी सी बात हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉटोलॉजी वे में बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? आई विल मीट यू 9 AM बिफोर 12, है ना। या फिर आप ऐसे करके बोलेंगे आई विल मीट यू बिफोर 12 आपने बोल दिया, मान लो आपको 9 o'clock पे मिलना है, बिफोर 12, 3 hours बिफोर, आपने कहा 3 hours बिफोर टू 12, है ना। तो सीधा से बोलो ना कि 9 बजे मिलना है, ये 3 hours बिफोर टू 12 आई विल मीट यू, ये टॉटोलॉजी हो गया ना, है ना, टॉटोलॉजी हो गया ना, कि आप कह रहे हो 3 hours बिफोर आई वॉन्ट टू मीट यू, कि मैं 12 बजे से पहले 9 बजे मतलब मिलना चाहता हूँ। तुम सीधे ये बोलो ना कि मुझे तुमसे 9 बजे मिलना है,
समझ में आया? इसको वो कहते हैं टॉटोलॉजी। सुपरफ्लाउस रेपिटेशन हो गया ना कि सेम सेंस है लेकिन डिफरेंट वर्ड्स हैं, सेम सेंस आपका सेम ही जा रहा है लेकिन वर्ड्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, तो ये आपका टॉटोलॉजी होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड टॉटो से और जिसका मीन्स होता है द सेम। टॉटो का मीन्स होता है द सेम। लोगोस का मीन्स होता है कोई वर्ड आइडिया, उस वर्ड को, उस आइडिया को सेम ही है लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में बोल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो एक तरीके से दूसरे को। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, टॉटोलॉजी होता है। क्या होता है, टॉटोलॉजी होता है। ठीक है, इसके बाद आपका है थिएटर ऑफ अबसर्ड। ठीक है, थिएटर ऑफ अबसर्ड का क्या मतलब है कि मैनी वर्क्स of playwright of the 1950s whose plays lack formal logic and conventional structure, जैसे कि आपका वेटिंग फॉर गॉडट जो है सैमुअल बेकेट का, वो आपका एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का। मैनी वर्क्स ऑफ प्ले राइट के बहुत सारे वर्क्स 1950 के जिसमें लैक फॉर्मल लॉजिक दिखाया था, कन्वेंशनल स्ट्रक्चर नहीं था, कोई अनकन्वेंशनल सा स्ट्रक्चर है, कोई लॉजिक नहीं है, बेकार की चीज़ें उसमें दे रखी हैं ना, अबसर्ड सी चीज़ें दे रखी हैं। अबसर्ड का मतलब ही होता है बेतुका, है ना, तो उसमें लॉजिक कहाँ से आएगा, कन्वेंशनल स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, तो वही होता है आपका थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। और ये इसका एग्जाम्पल है कि सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडट थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का एग्जाम्पल है और 1950 की ये बात है। 1950s में ज़्यादा ये फेमस राइट है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ठीक है, फिर आपका है थिएटर ऑफ द क्रुएलिटी। इसको प्रपोज करा है फ्रेंच एक्टर पोएट एंटोनी आर्टॉड ने। इतना आपको ध्यान रखना है कि एंटोनिन आर्टॉड ने इसको, आर्टॉड, ठीक है, एंटोनी आर्टॉड जो कि फ्रेंच एक्टर भी थे और पोएट भी थे, इन्होंने थिएटर ऑफ क्रुएलिटी को दिया। ठीक है, तो इतने ही हमारे हैं आज के, इतने नहीं हैं, बहुत सारे हैं, आज करवा दिए हैं मैंने आपको। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन, समझ में आया? बताइएगा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको और लैंग्वेज कैसी लगी और मेरा समझाने का वे आपको कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप लोग किस पर वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स लगभग पूरा ही हो चुका है, एक सेशन बस और रहेगा, एक सेशन में और लूँगी अभी लिटरेरी टर्म्स मूवमेंट का, क्योंकि अभी भी 2, 4, 5, 6 कुछ रह गए हैं, तो वो मैं उसमें कवर करवा दूँगी। एंड देन हमें ये नहीं पढ़ना है, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ अच्छा सा टॉपिक निकालेंगे इसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, और कमेंट करिएगा कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।